कल वैदिक युग में बहुत सारा बात पढ़ा दिए थे। आज उत्तर वैदिक काल को देखना है। आइए, अगर हम लोग बात करें पूरा वैदिक काल का, पूरा वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या रहा था? 1500 से लेकर 600। पिछले क्लास में भी हम लोग देख ही लिए थे। अगर वैदिक संस्कृति की बात की जाए, 1500 BC से लेकर कितना BC तक? 600 BC तक। फिर इसको कितना कालखंड में? दो कालखंड में, ऋग वैदिक युग और एक उत्तर वैदिक युग। ये 1500 से लेकर कितना तक? 1000 BC तक, और ये 1000 से लेकर 600 BC तक। ऋग वैदिक साहित्य में हम लोग किसके बारे में देखें? तो वेदों के बारे में देखें या वैदिक ग्रंथों के बारे में देखें, साथ में आर्य की भी चर्चा मिल ही गई थी। आपको वैदिक ग्रंथों में से एक ग्रंथ का नाम याद होगा जिसमें बताए थे कि आर्य के साथ साथ अनार्य की भी चर्चा है, अथर्ववेद। जो सबसे बाद का वेद था अथर्ववेद, उसमें आर्य के साथ साथ अनार्य की भी चर्चा थी। चलिए, तो आज हम लोग वेद वगैरह के बारे में पढ़ लिए थे, वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ना है कि ऋग वैदिक काल का स्थिति परिस्थिति क्या था, उसकी आर्थिक सामाजिक राजनीतिक स्थिति क्या थी, उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। वैदिक साहित्य 1500 से लेकर 600, ऋग वैदिक संस्कृति 1500 से लेकर 1000, उत्तर वैदिक संस्कृति 1000 से लेकर 600 ईस्वी तक। बात करेंगे ऋग वैदिक काल में, तो वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा विकसित एक ग्रामीण सभ्यता थी, और आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। प्रश्न क्या बनता है कि ऋग्वैदिक युग को प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है, या ऋग्वैदिक युग को बसाने का, फलने फुलाने का जो श्रेय जाता है, वो किसे जाता है? आर्यों को। और आपको पता होगा कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जो आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ या कुलीन वर्ग के लोग। श्रेष्ठ या कुलीन वर्ग के लोग, कुलीन वर्ग के लोग यानी कि ऊंचे वर्ग के लोग। और इनके द्वारा इस वैदिक युग का क्या किया गया? स्थापना किया गया, इसको प्रारंभ किया गया, इनके द्वारा इस राजनीतिक प्रणाली को स्टार्ट किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास वाला आप लोग डिवीजन कर लिया ना? हल्का फुल्का यहाँ पे चर्चा होगा कहीं कहीं, ठीक है, हल्का फुल्का चर्चा करेंगे। फिर दूसरा बात हम लोग अगर देखें कि जो वैदिक काल था, या जो हमारा वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल क्या वह जो काल है, इसको बंद करिए पंखा, क्या वह जो वैदिक काल है वह ग्रामीण सभ्यता है कि नगरीय सभ्यता है? अच्छा, हम लोग पढ़ रहे थे जब हड़प्पा सभ्यता, वहाँ बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता एक प्रकार की नगरीय सभ्यता है, लेकिन जो वैदिक सभ्यता उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग, वह एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों रखा गया कि हड़प्पा सभ्यता को पहले रखा गया और वैदिक सभ्यता को बाद में रखा गया? इस कारण से, इस कारण से हड़प्पा सभ्यता को पहले रखा गया और वैदिक सभ्यता को बाद में रखा गया। जबकि अगर सीक्वेंस होगा हिस्ट्री का कुछ, तो पहले ग्रामीण होता फिर नगरीय होता, डेवलपमेंट ऐसे ही होता है, पहले गांव फिर शहर। लेकिन हड़प्पा सभ्यता जो कि एक नगरीय सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी, उससे पहले हड़प्पा को कैसे रखा गया? कोई कारण? मृद भांडों का प्रयोग। इसका प्रयोग, मृद भांडों का प्रयोग, मिट्टी के बर्तनों का जो प्रयोग किया जा रहा था, जाहिर सी बात है कि एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। और पहले मिट्टी के ही बर्तन थे, बाद में पात्र के बर्तन बनना शुरू हुए। पात्र यानी कि तांबा के, चांदी के, ठीक है, टीन के, कांसा के, इस प्रकार के बर्तन बनने प्रारंभ हुए। तो मृत भांडों का प्रयोग जो है ना, सबसे पहले देखने को मिला हड़प्पा सभ्यता में। कहाँ देखने को मिला? हड़प्पा सभ्यता में। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता को वैदिक सभ्यता से पूर्व क्यों रखा जाता है, एकमात्र उचित कारण क्या देना है? मृत भांडों का प्रयोग। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में मृत भांडों का प्रयोग पहले हुआ, इसीलिए उसको पहले रखा गया, और वैदिक सभ्यता में मृत भांडों का प्रयोग बाद में हुआ, इसीलिए उसे बाद में रखा गया। बस इतना ही कारण है हड़प्पा को पहले रखने का। अच्छा, मृदभांड का मतलब मिट्टी के बर्तन। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हम लोग हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन देख रहे थे, वो किस रंग के सामान्य था? लाल रंग के होते थे, लेकिन उस पर जो विकृति बनी होती थी, आकृति, वह काले रंग का, यानी कि काले लाल डिजाइन के हड़प्पा सभ्यता में बर्तन बनते थे। चलिए आगे देखिए। अगला देखें कि आर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो श्रेष्ठ या कुलीन वर्ग के लोग होते हैं। भारतीय आर्य भाषा बोलने वाले, देखिए, भारतीय आर्य भाषा बोलने वाले आए थे, भारत आए थे। कौन? आर्य भाषा बोलने वाले। मध्य एशिया कहाँ कहाँ से आए थे, इसके बारे में अलग अलग जो हमारे भूगोल वेदाता हुए हैं, जो हमारे इतिहास जनक हुए हैं, वो सब अलग अलग अपना विचार रखते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि आर्य आए कहाँ से थे, तो मध्य एशिया से। ठीक है, इनके अनुसार तो एक प्रोफेसर हुए मैक्स मुलर। प्रोफेसर का नाम क्या है? मैक्स मुलर। और सर्वमान्य यही है कि आर्य कहाँ से आए थे, तो आर्य मध्य एशिया से। यानी कि मैक्सिमम लोगों ने यह माना कि आर्य कहाँ से आए हुए थे, तो आर्य मध्य एशिया से आए थे। लेकिन यह मध्य एशिया वाला जो कंसेप्ट है वो किन्होंने दिया था? मैक्स मुलर ने दिया था। किसने दिया था? मैक्स मुलर ने। उसके बाद उत्तरी ध्रुव भी बताया जाता है कि आर्यों का जो रहने का स्थान है वो उत्तरी ध्रुव से आए थे, और किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। फिर एक और जगह है जिसका नाम है तिब्बत। क्या नाम है इसका? तिब्बत। और दयानंद सरस्वती जी ने कहा था, जिनका नाम क्या था, इनका मूल नाम क्या था? दयानंद सरस्वती का मूल शंकर। क्या नाम था इनका? मूल शंकर। इन्होंने कहा कि आर्य कहाँ से आए थे? तिब्बत वाले क्षेत्र से आए थे। और लास्ट है सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव समझते हैं ना? सिंधु घाटी सभ्यता में जो 7 बड़े महानगर थे, सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों की संख्या कितनी थी? 7 थी, बड़े महानगरों की संख्या, इसीलिए उसे कहा जाता था सप्त सैंधव प्रदेश। क्या कहा जाता था? सप्त सैंधव प्रदेश। और यह अविनाश चंद्र दास एक इतिहासकार है, इनके द्वारा कहा गया कि ये कहाँ से आए थे? सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। यानी कि आर्य कहाँ से आए थे भारत में, इसको लेकर बहुत सारी कल्पनाएं हैं। क्या है? बहुत सारी कल्पनाएं हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो मानने वाला है वो क्या है? मध्य एशिया। तो अगर आपके क्वेश्चन में, ऑप्शन में अगर इतना बात दे दिया जाए, और लास्ट में बीपीएससी का अगर एग्जाम दे रहे हो, और उसमें जो डी ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर एक से अधिक होगा। लेकिन आमतौर पे जो आप एग्जाम देते हैं, वहां जब जाएंगे तो वहां आंसर क्या आएगा? मध्य एशिया। क्या जाएगा आंसर? मध्य एशिया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अगला आप देख रहे होंगे वर्तमान सोच के अनुसार। टाइम पीरियड जब देखा जाता है ना, तो टाइम पीरियड देखने के दौरान हम पता करते हैं कि आखिर किस समय का क्या है। जैसे कि हम लोग बहुत बार देखते होंगे, क्वेश्चन आता है ऋग्वेद की रचना कब हुई?
ऋग्वेद की रचना कब हुई? अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पीरियड देखने को मिलता है। कभी 1500 ईसा पूर्व देखने को मिलता है, कभी 2500 देखने को मिलता है, कभी 1000 देखने को मिलता है, कभी 3500 देखने को मिलता है। ठीक है, 3500 जो मिलता है ना, वो 3500 देखने को मिलता है 3500 वर्ष पहले। 3500 वर्ष पहले। वर्तमान में अभी जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 2000 के आसपास वैसे भी चला है। यानी एक्चुअल टाइम अगर इसके आसपास आना होगा तो क्या आएगा, 1500 ईसा पूर्व। जब ईसा पूर्व कहते हैं तो 1500 ईसा पूर्व, अब पूर्व कहते हैं तो 3500 पहले, 3500 वर्ष पहले। समझे बात? चलिए आगे देखिए, तो पृथ्वी की जो उत्पत्ति का समय माना गया वो लगभग माना गया 460 करोड़ साल पहले। कितना करोड़ साल पहले? 460 करोड़ साल पहले। उसके बाद मनुष्य की जो उत्पत्ति मानी गई वो लगभग मानी गई 42 लाख वर्ष पहले। यानी पृथ्वी कब आया, उस पर जीवन कब बना, उसमें मानव कब आया, और भी मानव क्या बुद्धिजीवी मानव नहीं, मानव का वैसा स्वरूप जो 4 पैर पर चलते थे। समझ रहे बात को? और ऋग्वेद का टाइम पीरियड क्या माना जाता है, 1000 ईसा पूर्व लगभग, 1000 ईसा पूर्व लगभग ऋग्वेद का टाइम पीरियड। ठीक है, अगला ये, अब हमें देखते हैं थोड़े से जो जो ऋग्वैदिक काल है उसके बारे में विशेष जानकारी मिलता कहाँ से। 1400 ईसा पूर्व में एक अभिलेख मिला हुआ है, बोगज कोई अभिलेख। कौन सा? बोगज का अभिलेख, एशिया माइनर में। ठीक है, इसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत जैसे वैदिक देवताओं का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया। अब इसमें कहानी क्या है, तो एक राजा थे हित्ती और मितन्नी, हित्ती और मितन्नी, इन दोनों के बीच जो है ना संधि हुआ, इन दोनों के बीच क्या हुआ, संधि हुआ। और इन्हीं दोनों के बीच जो वाद विवाद और संधि हुआ उनके साक्षी बने थे कौन, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत। तो प्रश्न आएगा कि 1400 ईसा पूर्व में जो बोगज कोई अभिलेख था उसमें किन किन देवताओं का उल्लेख किया गया है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत। ये 4 ऐसे देवी देवता हैं जिनका वर्णन बोगज कोई अभिलेख में किया गया है। ठीक है, इसी अभिलेख में हित्ती और मितन्नी राजाओं के बीच संधि का क्या है, उल्लेख है। और इसी संधि के साक्षी कौन थे, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत। क्या चाबी लगा?